गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो बेटा, आज हम जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का हम सेकंड पार्ट का, आज मैं सेकंड बुक करा रही हूँ आपको, क्योंकि फर्स्ट बुक के काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं आपके, तो थोड़ा हम सेकंड बुक के चैप्टर भी कर लें। सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। बहुत इजी चैप्टर है। 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा, फिजिकल इंडिया की साइज एंड लोकेशन वाला चैप्टर था, ठीक है। तो सेम वही चैप्टर है, वो आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। अगर नहीं है तो अगर जरूरत पड़ी तो कभी आप क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। और मैं जब भी चैप्टर शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बेटा, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर की जो हेडिंग है, उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्या है चैप्टर की, देखो, संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फिजिकलॉजियोग्राफी। इसमें क्या है, इसमें कि इंडिया की जो फिजिकल फैक्टर है इंडिया का, उसके बारे में इसमें बताया कि इंडिया का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो भारत की संरचना कैसी है और भू आकृति। इससे पहले हम देखो, इससे पहले वाला चैप्टर हमने छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं आएगा सिलेबस में, इसलिए उसको छोड़ा है। इसमें है संरचना तथा भू आकृति का विज्ञान, कि भारत का जो है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, नहीं देखा तो एक ध्यान से फिर देखना इंडिया का मैप को, कि जो भारत का कुल जो एरिया है कितना है, 3 लाख। वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया के जो है कि 32.8, यही है ना इंडिया के। अगर हम बात करते हैं कि 32.8 जो है, इसका इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो बनता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाले उसमें चैप्टर पे 9th में मैंने लिखवाया था आपको कि कुल जो है वो कितना है। इंडिया की जो तटीय जो रेखा है वो पड़ती है, वो इंडिया की 15,200 पड़ती है। दूसरे राज्यों से लगने वाली जो इंडिया की जो बाउंड्री सीमा, वो कितने राज्यों के देशों के साथ में लगती है, ये मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बकरा चुकी हूँ, ठीक है। 32,87,000, अगर इंडिया का कुल जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप नोट कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है इंडिया का। अब देखिए ये मैप देखिए, जब तक आप मैप को नहीं देखेंगे तब तक आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। ये मैप है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के मैप की, ये देखो आप, यहाँ से लेकर हम बात करते हैं ये LOC जो पाकिस्तान में है, जो इसके ऊपर पाकिस्तान आज अपना दावा कर रहा है, यहाँ से लेकर अगर हम पूरे इंडिया का एरिया की बात करते हैं कंप्लीट की, तो ये क्या पड़ता है कि कितना है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो इस एरिया का इतना जो टोटल है, यानी कि 32.8 जो है, ये हमारा कुल है। तो आज हम इसका इतने एरिया के अंदर कितने में प्रायद्वीपीय पठार पड़ते हैं, कितने में पहाड़ पर्वत पड़ते हैं, कितने में मैदानी भाग पड़ता है, उसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, सबसे क्या है, पहले क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे नंबर पर हिमालय पर्वत, और तीसरे नंबर पर क्या है, सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, ठीक है। इनको 3 भागों में भारतीय को फिजिकल फैक्टर को बांटा गया। भारतीय जो संरचना है या भू आकृतिक जो है, उसको 3 भागों में बांटा गया, प्रायद्वीपीय पठार में, हिमालय पर्वत में, और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जो मैदानी भाग है उसमें। अब आप इसमें देखो, प्रायद्वीपीय पठार में क्या है, भारत के दक्षिणी भाग में प्राचीन पठार स्थिर है, जिसे दक्षिणी पठार कहते हैं। 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा होने के कारण इस प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीप का जन्म, आपको शायद मैंने पढ़ाया होगा कभी, द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा, मान लो कि भूमि का एक इतना छोटा सा टुकड़ा है, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। भूमि का एक बहुत विशाल जमीन, भूभाग, जो कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, महाद्वीप कहेंगे। और भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो कि सिर्फ 3 ओर से, इस तरह से सिर्फ 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय कहेंगे। समझ में आई। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये क्या है, एक तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ किससे, नीचे किससे, हिंद महासागर से और बंगाली खाड़ी से, 3 ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। आगे समझ में आपको। हिमालय पर्वत जो कि उत्तर में भारत के है, सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान भाग जो कि प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में पड़ता है, ठीक है। आइए समझ में आपको।
तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के दक्षिणी भाग में प्राचीन पठार स्थित है, जिसे कि दक्षिणी पठार कहते हैं। 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। भूवैज्ञानिकों का विचार है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन खंड है, यानी कि सबसे पुराना खंड है। भारत का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना जो अगर कोई टुकड़ा है ज़मीन का तो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है बेटा, कि भारत का सबसे पुराना अगर कोई भूभाग है तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है। ठीक है, ये भूप्रपट्टी की शैलों से बना हुआ है। ये पूर्व कैरिबियन महाक्लब, अपने शायद फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ क्लब महाक्लब के बारे में, तो उसमें क्या है, पूर्व कैरिबियन जो क्लब है उसके टाइम का इसको माना जाता है। ठीक है, इसके पश्चात ये क्या है, अवसादों यानी कि समुद्र की जो अवसाद है उसको वो समुद्र के तट पे धीरे धीरे इकट्ठा होने के कारण क्या है कि समुद्र में नहीं डूबा। ये सपाट उच्च भूमि सारे समय दृढ़ अगम्य खंड में के रूप में स्थित बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार में पार्श्विक क्षिपों पर्वत निर्माणों बलों कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनसे इनका देखो, मैं आपको इसको मैप से समझाऊंगी। पूरे चैप्टर को देखो, आप इसमें देखिए, वैसे समझ में नहीं आएगा। ये इंडिया का मैप है। हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। ये देखो आपको, यहाँ से गुजरात से, यहाँ गुजरात से इसकी तटीय सीमा लगती है। गुजरात से लेकर ये समुद्र की तटीय सीमा कहाँ तक जाती है, पश्चिम बंगाल तक। आया समझ में आपको। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है, नुकीला जो हिस्सा है भारत का, तिकोना जो हिस्सा है, इसी को क्या है, समुद्री तटीय रेखा के बीच में आप देखिए ये जो घेरा बना हुआ है ये पठारी है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी जो लैंड है वो कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार है। आगे समझ में, पूर्व कैरिबियन काल के टाइम में ये बना माना जाता है। आगे समझ में आपको। तो इसमें देखो, इसके किनारे जो ये आपकी जो खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये समुद्र के किनारों पे, क्योंकि समुद्र में जब ज्वार भाट आती हैं, लहरें आती हैं समुद्र के अंदर, तो उनके अंदर से समुद्र से जितना भी अवसाद कचरा कूड़ा जो आता है वो इसके पास में आकर धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा। और इसी वजह से क्या है, इसके बीच का जो भाग था या कुछ नदियों के द्वारा यहाँ लाकर मिट्टी और अवसाद इकट्ठा कर दिया गया। जो यहाँ पे क्या है, कुछ मैदानी भाग और कुछ रेतीला या मैदानी भाग बना हुआ है। ये बीच का जो है ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। आगे समझे, पठार इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मालवा का पठार जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के थोड़ा सा हिस्सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा महाराष्ट्र का हिस्सा, ये किस में आते हैं, मालवा का पठार में। ठीक है, इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, आपको पता होगा छोटा नागपुर का पठार जो आता है, थोड़ा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो ये हिस्सा लगता है ये किस में आता है, ये छोटे नागपुर के पठार में आता है। ठीक है, उसके बाद में जो नीचे का जो प्रायद्वीपीय पठार, ये जो वाला पठार है, ये पठार है जो किस में पड़ता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश के बीच में यहाँ की ज़मीन में ये में आता है। पठार किसे कहते हैं बेटा, ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ, यानी कि ज़मीन से ऊपर उठा हुआ 1000 या मीटर में भी हो सकता है, 2-4 या 100 मीटर भी हो सकता है, हज़ारों मीटर भी हो सकता है। ज़मीन से उठा हुआ होता है, कठोर होता है, लेकिन इसकी एक खासियत होती है कि इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नुकीला नहीं होता, यानी कि पर्वत की तरह नुकीला न होकर क्या होता है, समतल मेज की तरह समतल होता है। आगे समझ में, खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पठारों में पाए जाते हैं। अब आप इसमें देखिए पठारों के क्या है कि इसमें मेन जो है, पहले अगर हम बात करते हैं मालवा के पठार की, सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे, मालवा का पठार। मालवा का पठार आपने देखा होगा, ये है मालवा का पठार, जो कि क्या है, इधर से यमुना नदी निकलती है, दिल्ली से होकर चलिए यूपी में होती है, बाद में जाके इलाहाबाद के पास क्या मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। मालवा पठार की जो मुख्य नदियाँ हैं, सबसे मेन जो नदियाँ हैं, विंध्या, मध्य भारत भी जिसको कहते हैं, इसमें सबसे है कौन सी है, तापी और नर्मदा नदी। मालवा पठार की जो सबसे प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तापी और नर्मदा नदी। ठीक है, ये मालवा का पठार है। इसमें आप देख सकते हो कि चंबल, तापी और नर्मदा, ये नदियाँ क्या है, ये नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, ये तापी नदी है जो कि मालवा के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये विंध्याचल से निकलती है। ये चंबल नदी है जो कि क्या है, मध्य प्रदेश के माहू से निकलती है और वापिस क्या है,
मध्य प्रदेश राजस्थान होती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, हो गया इसमें। इसके बाद में आप देखो, ये है विंध्याचल पर्वत। देखो दो तरह की मालवा के पठार के बाद में नीचे जस्ट नीचे है दो तरह की पर्वत श्रृंखला आती है, एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरी सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला। दिख रहा है आपको, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल जो है इसके साथ साथ बहती हुई क्या करती है, गुजरात में जाकर समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, इसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। जो तापी नदी है वो क्या है, विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों के बीच से होकर गुजरती है और किस में जाकर गिर जाती है, समुद्र, गुजरात में जाती हुई समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, माना जाता है गुजरात का जो सूरत बंदरगाह है वो तापी के मुहाने पर है। ठीक, उसके बाद में आप देखो प्रायद्वीपीय पठार नीचे वाला देखो आप, ये है दक्षिण का पठार जो कि नीचे इसकी जो मेन नदियाँ ये कि आपका महाराष्ट्र आ गया, इसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, तेलंगाना आ गया। ठीक है, तो ये हिस्सा इसमें लगता हुआ इसकी जो सबसे प्रमुख जो नदी है दक्षिण के पठार की जो सबसे प्रमुख नदी है वो नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको, या दक्षिण भारत की वर्धगंगा कहा जाता है। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की कौन सी है, गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, बालाघाट से। ठीक है, उसके बाद में आप देखो इसमें देखो 3 घाट पड़ते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार का समुद्र से लगता हुआ किनारा है। ठीक है, इसमें 3 घाटियाँ बनी हुई हैं। सबसे ऊपर कौन सी, बालाघाट, भोर घाट, ये पड़ती है महाराष्ट्र में, बालाघाट भोर घाट दोनों ही महाराष्ट्र में। उसके बाद में देखो आप, ये तीसरा जो है नीचे वाला, ये सादरी पर्वत है। ठीक है, पाल घाट, बालाघाट, भोर घाट और ये क्या है, पाल घाट। आगे समझ में आपको। इसी के साथ में आप इसमें एक चीज़ और देखो, ये पश्चिमी घाट है। मैंने आपको शायद 9th क्लास में कराया था ये अच्छे से। ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है। ये कौन सा है, पूर्वी घाट है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो। इसके बाद में नर्मदा नदी है। नर्मदा के बाद में कौन सी है आपको, कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से निकलती है और फिर बाद में क्या है, पश्चिम में जाकर पूरब में जाकर समुद्र में गिर जाती है। उसके बाद में इसमें कावेरी नदी है, जो कि कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद का कारण बनी हुई है। और उसके बाद में कावेरी नदी है, छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। ये कौन सा है, माला और कोंकणी तट। कोंकणी तट होता है ये वाला, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ने वाला जो तट है उसको कोंकणी तट कहते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में पड़ने वाले तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। भोर घाट और बाल घाट ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, जो कि पाल घाट जो क्या पड़ता है, केरला में पड़ता है। ठीक है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि किसमें, ये जो पश्चिमी तट है इसके साथ साथ में चलती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अगर आपने सुनी होगी वो इसी में पड़ती है। इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, भारत की चाय तो होती है, साथ में कॉफ़ी भी, कहवा भी पैदा किया जाता है। आगे समझ में, ये आपका पूर्वी घाट है, कोरोमंडल तट। आए समझ में आपको, ये कोरोमंडल तट है। इस कोरोमंडल तट में आप देख सकते हो, ये कि मैंने आपको बताया था ना, ये उत्तरी सरकार कौन सा पड़ता है, ये उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश के ऊपर जो उड़ीसा और इसके ऊपर एक ऊपर भूमि ऊंची उठी हुई मैदानी भाग है जिसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अगर हम बात करते हैं इसकी, आज हम सिर्फ पठार कराएंगे आपको। ये छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार पड़ता है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसमें फैला हुआ है ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटे नागपुर पठार की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप, चंबल नदी आपको बता दिया, चंबल, बेतवा ये किस में निकलते हैं, मालवा के पठार से निकलते हैं। कैमूर नदी ये भी किस में निकलती है, छोटा नागपुर। बुंदेलखंड, छोटे छोटे हैं पठार को अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। बुंदेलखंड का पठार है जो कि इसमें पड़ता है। छोटा नागपुर पठार और मालवा के पठार के बीच में एक छोटा सा पठार पड़ता है जिसको बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ, अगर आपने कब पढ़ा 7th 8th में हिस्ट्री में था राजमहल की पहाड़ियाँ, तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ पड़ती है छोटा नागपुर और बुंदेलखंड के पठार के बीच में। ठीक है,
बुंदेलखंड का पठार है, जिसमें कौन सी है प्रमुख नदी, कौन सी इसके अंदर, गोदावरी है। ठीक है, इसमें से गंगा है, गोदावरी है, ये नदियाँ होकर निकलती हैं। और ये महानदी जो कि उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और छत्तीसगढ़ के बाद में ये महाराष्ट्र इसमें समुद्र में गिरती है। ठीक है, इस तरह से है। अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर हम बात करें गारो और खासी की पहाड़ियों का, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पठार पड़ता है जो कि किसका हिस्सा माना जाता है, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा माना जाता है। आई समझ में। आज हमने सिर्फ भारत का पठार पढ़ा जो गोंडवाना लैंड का माना जाता है, भारत की सबसे प्राचीन भूमि मानी जाती है पठार। और इसमें पठार में हमने सिर्फ पढ़ा मालवा का पठार, विंध्याचल का पठार, ठीक है, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, और आपने पढ़ा ये कौन सा, छोटे नागपुर का पठार। इसमें निकलने वाली नदियाँ और ये पढ़ने वाले इसके जो हैं घाट, बाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, जो कि पाल घाट भोर घाट पड़ता है महाराष्ट्र में, पाल घाट पड़ता है कर्नाटक में। इसको कोंकण तट पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच का तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच को मालाबार तट कहा जाता है, ये पश्चिमी घाट है। जबकि भारत का पूर्वी जो घाट है वो कौन सा है, ये पड़ता है जो कि तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच में पड़ता है। कोरोमंडल तट हम जो बोलते हैं वो कौन सा पड़ता है, कोरोमंडल तट देखो ये है जो कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच का हिस्सा होता है, वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार कहाँ है, कि ये उत्तरी सरकार जो समुद्र के पास में लगता हुआ किसमें, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में उठी हुई एक मैदानी भाग है जिसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। आया आपको इतना समझ में। थैंक यू बेटा। अगला हम जो हमारा कौन सा है, ये आपके पठार हो गया, भारत का दक्षिणी पठार। अगले वीडियो में हम आपका पढ़ाएंगे हिमालय पर्वत। धन्यवाद।